सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त तारीख साज सिफारतकारी का गवाह बन रहा है। नायब सदर JD वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ्द एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को इस्लामाबाद में हो रहा है। मुज़ाकरात का ये दौर न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान भी राबता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से गुफ्तगू भी मुतवक्की है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बर्फ पिघलाने के लिए अपना भरपूर सिफारती वज़न इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को मुनसिफाना पेशकश के साथ सख्त धमकियां दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आलमी अमन के एक मजबूत पुल के तौर पर सामने आया है। क्या पाकिस्तान की ये मुखलिसाना कोशिशें रंग लाएंगी? क्या इस्लामाबाद की ये बैठक दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा लेगी? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया है बाबर अलाउद्दीन साहब ने। बाबर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इसके ऊपर हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे और अपने पैनल में दूसरे भी गेस्ट को इनवाइट करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। ये एक बहुत अहम मौका है जहां पर पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर के तौर पर एक क्रेडिबल न्यूट्रल मीडिएटर, अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा, उसके तौर पर खुद को इस्टेब्लिश कर रहा है। जहां पर हमने देखा है कि दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रही। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो किरदार निभा रहा है और दोनों को एक मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहा है। बाबर अलाउद्दीन साहब से बात आगे बढ़ाते हैं। बाबर साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। बाबर साहब, क्या पाकिस्तान की जो सालिसी की कोशिशें हैं माजी में, मतलब हमने देखा कि अफगान अमन मुज़ाकरात हुए और वो कामयाब भी हुए, तो हमने देखा इसी तरह इस बार भी ये कोशिशें मौसर साबित हो सकती हैं या फिर हम सूरत हाल कुछ डिफरेंट देखेंगे इस बार? देखिए जी, ये जो कोशिशें हैं इनका तो कोई माजी में ऐसी मिसाल मिलती नहीं। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह की कोशिश किसी तस्वीर में या किसी मामले में, किसी तनाज़े में कभी भी किसी ने नहीं की। ये तो एक ऐसी कोशिश है जो कि इंशाल्लाह इसके पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, सब देखेंगे और इसको तो तारीख में नाम लिखा जाएगा। इस तरीके से संजीदगी से और इस सब्र से जो कोशिश हमने की है पिछले अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं, ये तो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखी। हमारी लीडरशिप ने बाकी सारे काम छोड़ के दिन रात एक किया हुआ है। और आपने शटल डिप्लोमेसी देखी होगी, आज एक मुल्क में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कल दूसरे मुल्क में, तो तीसरे दिन आर्मी चीफ किसी और मुल्क में होते हैं। और इस तरीके से हम इस तनाज़े को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह डायरेक्टली हमारी अपनी लड़ाई हो, लेकिन हमारी संजीदगी और हमारी इखलास का ही नतीजा है कि दुनिया सारी के सारी अप्रिशिएट कर रही है। अफगानिस्तान का इशू बिल्कुल डिफरेंट था, इसके साथ कोई भी इशू नहीं मिलता। और अच्छी बात यह है कि हम ईरान और अमेरिका की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, उन दोनों के सामने अपने एक ऐसा ट्रस्ट पैदा करने में, बिठाने में कामयाब हो गए हैं कि अभी वो हमारी बात सुनते भी हैं। जो जिस तरीके से उनको हम बता रहे हैं उस पर वो काफ़ी हद तक एडजस्ट भी करते हैं। कुछ इशू से जब लास्ट मुज़ाकरा जो ख़त्म हो या किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके, तो उसके बाद ईरान के कुछ 2-3 बड़े सीरियस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात है। बेसिकली डिस्ट्रस्ट है ना जी, अमेरिका के अपने हैं। तो उसी लिए तो आर्मी चीफ तेहरान गए, उन्होंने 3 दिन वहाँ पर गुजारे। और हर मुल्क के अपने अपने डायनामिक्स होते हैं। ईरान में एक पॉलिटिकल लीडरशिप है जो उनकी नज़र आती है आपको, प्रेसिडेंट है, उनके फॉरेन मिनिस्टर है। एक उनकी रिलीजियस लीडरशिप है जो इस वक्त हाइडिंग में है, और एक उनके जो पासदार इनकलाब है उनकी लीडरशिप है। और इन दो पासदार इनकलाब और रिलीजियस लीडरशिप को तो अमेरिका उनको तो हर वक्त उनके टारगेट पे है, वो तो किसी को नजर नहीं आता उनके साथ कम्युनिकेशन किसी ने क्या करनी है। इसलिए उनके साथ जब आर्मी चीफ ने बातचीत की, क्योंकि उनका कहना या उनकी राय हतमी होती है, उनको आप जाहिर है, अब ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बट व्हाट इज दिस ईरानियन सिस्टम इज, तो उनको ऑन बोर्ड लेना और उनको ये बताना कि आपने जब तक लचक नहीं दिखाएंगे मामला तो आगे नहीं बढ़ते। फिर उन्होंने दिखाई, आपने हुर्मुज़ खुलने का ऐलान कर दिया, फिर बीच में कुछ बयानात ऐसे आ जाते हैं, कुछ बयानात ऐसे होते हैं जो कि गैलरीज के पब्लिकली होते हैं, बिकॉज हॉक्स ने एक पोजीशन ली होती है, उससे पीछे हटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बीच में से आपने पॉजिटिव निकालने होते हैं। कल शाम को अमेरिकी सदर के बयानात कुछ और थे, ईरानियन साइड से उनके बयानात भी कुछ थोड़े से ऐसे थे जिससे टेंशन पैदा होगी। लेकिन अभी फिर अमेरिकी सदर ने कह दिया कि हमारा वफ्द कल इस्लामाबाद जाएगा। अभी जब उनका वफ्द इस्लामाबाद आएगा और ईरानियंस भी आएंगे, तो
अच्छा बाबर साहब, हम ये कह सकते हैं कि जो बयानात सदर ट्रंप की जानिब से दिए जा रहे हैं, या फिर अगर हम दूसरी जानिब ईरान की तरफ देखें तो उनकी भी जो आला क़यादत है उनकी तरफ से भी जो बयानात दिए जा रहे हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए वो बयानात है, अदरवाइज जो बैकेंड पे चीज़ें कुछ और चल रही हैं। आज अगर हम देखें, सदर ट्रंप साहब की जानिब से मंगल का कहा गया है कि मंगल को जो है ये मुज़ाकरात होंगे। ये बताइएगा कि ये जो नशिस्त होगी मशरिक़ वस्ता में दहाइयों पर मुहीत तनाज़े के खात्मे का हम इसको नुक्ता आगाज़ कह सकते हैं? बिल्कुल नुक्ता आगाज़ कह सकते हैं है ना। उस तनाज़े की रूट काज और जड़ जो इसराइल है, वो तनाज़े को आप हम नहीं कह सकते कि तनाज़े हल हो जाएगा। असल में मसला मशरक़, ये गल्फ़ का रीजन थोड़ा सा मशरक़ वस्ता से थोड़ा सा हट के इसके डायनामिक्स है, लेकिन जो मशरक़ वस्ता का असल इशू है, पैलेस्टीन का हो या लबनान का हो, वो उसकी रूट कॉड इसराइल है। वो इसराइल को अमेरिका ने लगाम देनी होगी। जब तक इसराइल की सोच, और जो उनकी सोच है हम सब जानते हैं किस किस्म की सोच है, वो तब्दील नहीं होती, उस वक्त तक वो मसला हल नहीं होगा। और जब तक वो मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक दुनिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने आज से 45 ईयर्स पहले कासाब्लांका के इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है उस वक्त के प्रेसिडेंट ने यूएन की जनरल असेंबली में खड़े होकर यह कहा था कि मशरक़ वस्ता का जब तक मसला हल नहीं करेंगे उस वक्त तक दुनिया में अमन की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यही मसला पूरी दुनिया में कॉज फराहम करता है इंतहा पसंदी की, कि वहाँ पर जो जुल्म बर्बरियत इसराइल करता है वो आज भी जारी है। तो उसके लिए अमेरिका को अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि इसराइल उनका बगल बच्चा है। वो इसराइल और तो किसी के साथ ना उसके किसी कितने लोगों के साथ रवाबत है, ना वो किसी की बात मानते हैं। तो लेकिन ये गल्फ का जो मसला है, ये हम कह सकते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये गल्फ का इशू होपफुली इंशाअल्लाह ताला इससे हल होगा। और इसके भी ठीक है, जिस तरह से आपने बाबर साहब कहा है कि ये मसला हल होगा और इसके दूरस्थ असरात जो हैं वो भी देखने में सामने आएंगे। अहमद सईद मिनाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। अहमद साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो सख्त किस्म के एक तरफ बयानात दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको सख्त धमकी प्लस मुज़ाकरात का नाम दूंगी। ये पॉलिसी क्या वाकई एक मौसर सिफारती हिकमत अमली इसको समझा जा सकता है, या फिर खित्ते में मजीद कशीदगी को बढ़ा सकता है? देखिए जी, कशीदगी की तरफ अगर जाना होता तो जेडी वेंस साहब का अनाउंसमेंट होना कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, तो ये तो कशीदगी की तरफ तो नहीं इंडिकेट कर रहा है। ये तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी सेटलमेंट की तरफ आ रहे हैं। और पीछे वीकेंड के ऊपर और उससे पीछे 8 दिन जो हुए हैं, पिछले संडे को टॉक्स जो है वो खत्म हुई थी, फिजिकल टॉक, उसके बाद बैकडोर सब बातचीत हो रही थी और पाकिस्तान उसमें मीडिएशन ने किरदार अदा करा था। याद रखें कि ये जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं, जब आप नेगोशिएटिंग टेबल में बैठते हैं, मेरा भी थोड़ा तजर्बा है यूनाइटेड नेशंस का, तो वहां पर जब आप बात करते हैं तो आप 100 मांगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 to 100 कोई चीज है तो आप 100 डिमांड करते हैं और फिर आप नेगोशिएट करते होंगे, कुछ प्रोको करते हैं, कुछ उनकी मानते हैं, कुछ अपनी जो है पीछे हटते हैं, तो उससे आपको अचीव जो होता है वो 70-80 तकरीबन अचीव हो जाता है। लेकिन अगर वो डिमांड ही आप 70-80 करेंगे तो फिर आपके हिस्से में 40 से 50 या 60 जो है वो आपके हिस्से में आता है। तो लिहाजा इस तरह की जो टफ स्टेटमेंट्स हैं ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होती हैं, वन, और जिनके आप जेर असर होते हैं उनको सुनाने के लिए होते हैं। डोमेस्टिक ऑडियंस तो हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त खासे प्रेशर में। एट द सेम टाइम मुझे तो समटाइम्स ये फील होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसका सही मानों में हॉस्टेज है, जो इजरायली लॉबी है, जो डीप स्टेट है या ज़ियोनिस्ट लॉबी है, उसके जेर असर है वहां पर। और एप्स्टीन फाइल जो है जिस तरह करके, या मलानिया साहिबा आई चैनल के ऊपर और ये उन्होंने इंटरव्यू दिया, ये तमाम चीजें लिंक करती हैं उस प्रेशर टैक्टिक्स को जो कि नेगोशिएशन में इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें, इस वक्त इसराइल जो है वो भी खासा परेशान है, उसके लिए भी कोई बहुत अच्छी खबरें उसके लिए भी नहीं है कि उसको बैठना पड़ा लेबनान के साथ टॉक्स के लिए, दो कि वो भी स्टेटमेंट दे रहा है कि 10 दिन के बाद मैं ये कर दूंगा वो। लेकिन आज ओवरऑल अगर आप देखें तो आज बड़ी एक मेजर डेवलपमेंट यूरोपियन यूनियन में हुई है कि जहां पे 26:1 यानी 26 ऐसे वोट पड़े यूरोपियन यूनियन में कि जिन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ जो ट्रेड है उसको मुअत्तल करेंगे। तो लिहाजा सिर्फ एक मुल्क ने जो है वो उसकी जो है नेगेट किया उसको। तो दुनिया ओवरऑल जो है अमेरिकन को और इजरायलीज को बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देख रही है, और इनको बैठना ही बैठना था। मजीद ये कि जो हमारी अपनी डिप्लोमेटिक जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, खास करके जो उसकी एफर्ट है, और जो हमारे फील्ड मार्शल साहब गए हैं ईरान के अंदर और 3 दिन वहां पे रहे हैं मोहसिन नकवी के साथ, उनके हाईएस्ट पॉसिबल लेवल के ऊपर बातचीत हुई है। और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे, क्योंकि ईरानियंस के एक पॉइंट ऑफ व्यू था
کہ آپ نچلے لیول کے اوپر اگر نیگوشیٹ کریں گے تو بہت دور تک بات جائے گی. اور اس ٹینیور کے اندر یہ لائکلی ہے کہ اسرائیلیز اور امریکنز ریکوپ کر جائیں گے, ری ڈپلوائے کر جائیں گے, ویپنز کو ایکوائر کر لیں گے. تو یہ ٹائم گیننگ فیکٹر کی بجائے وہ یہ چاہتے تھے ایرانینز کہ آپ ہائیسٹ لیول پہ بات کریں, لیٹس ڈو اٹ ونس فار آل, ان کی پالیسی تھی. تو لہٰذا یہ چیز لازمی جو ہے ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے کسی لیول پہ کنوے کی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ پہلے جو ٹیکنیکل ٹیمز آ رہی تھی اب اس کو سبسٹینشیٹ کر دیا گیا. وٹکاف صاحب کا پہلے نام آیا جو ان کے مشیر ہیں جنگ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, اور اب جے ڈی وینس کی بھی بات ہو رہی ہے. اور جس طرح کی تیاری ہو رہی ہے اسلام آباد میں اس وقت, مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے احمد بھی صاحب آپ نے جس طرح سے تیاریوں کا ذکر زیادہ کیا ہے تو ہمارے نمائندے قمر المنور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس قسم کی وہاں پر تیاریاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں. قمر, یہ ہمیں آپ بتائیے کہ اس وقت جو ہے اسلام آباد ایک مرتبہ پھر عالمی توجہ کا مرکز ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور منگل کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے, جس کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں, سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. آپ ہمیں یہ انفارمیشن دیجئے کس قسم کی تیاریاں کی گئی ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں. جی بالکل, آج صبح سے ہی سیکیورٹی کو جو ہے وہ ریڈ الرٹ کر دیا گیا تھا. اسلام آباد کو آنے والے جو راستے ہیں خاص طور پر, اور ان میں سے دو راستے سری نگر ہائی وے اور ایکسپریس وے جو ہے اس کو مکمل طور پر وی وی آئی پیز کے لیے مختص کر دیا گیا تھا. اور آنے والے جتنے بھی راستے ہیں ان میں سے کیونکہ وی وی آئی پی موومنٹ تھی تو ہیوی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ کی گئی تھی. صبح سے ہی یہ تمام انتظامات جو ہے وہ تیاریوں کے حوالے سے شروع کر لیے گئے تھے. اور میں بتاؤں کہ اس وقت ریڈ زون کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, بلکہ اس کے بعد ایک ایکسٹینڈڈ ریڈ زون کا ایک ریڈیس جو ہے وہ اس کا تعین کیا گیا تھا, جو ہے فیٹ 0 پوائنٹ فیض آباد, اس کے علاوہ کلب روڈ اور بری امام کا علاقہ ہے, اس کو بھی مکمل طور پر کارڈن آف کیا گیا اور خاردار تارے لگا کے یہ راستے بھی بند کر دیے گئے, کیونکہ سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے یہ انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں. جو وفود کے آنے کا سلسلہ ہے وہ بھی آج صبح 9 بجے کے بعد شروع ہوا تھا, اور اس کے بعد سے وقتاً فوقتاً یہ وفود جو ہے یہاں پر پہنچنے شروع ہو گئے تھے. اور اس وقت ہم ریڈ زون کے اندر ہی موجود ہیں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام مارکیٹس وغیرہ بند ہیں, کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے جو ڈپٹی کمشنر ان کی جانب سے ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہیوی ٹریفک ہے وہ مکمل طور پر بند ہے. اور خاص طور پر آئی ٹی پی اسلام آباد ٹریفک پولیس نے جو داخلی راستے ہیں اسلام آباد کے وہاں پر ہی اس ہیوی ٹریفک کو جو ہے وہ راولپنڈی کی طرف موڑ دیا تھا, اور ان کو جی ٹی روڈ کے لیے دوسرے راستے دے دیے گئے تھے. جو اسلام آباد کے اندر کی سچویشن ہے خاص طور پر ریڈ زون کو جانے والے راستے وہ تو مکمل بند ہے, لیکن راولپنڈی سے اگر اسلام آباد کسی نے آنا ہے تو اس کے لیے 9th ایوینیو کا راستہ جو ہے وہ اور مالگرا روڈ کا راستہ جو ہے وہ کھولا گیا ہے, تاکہ لوگ اگر موومنٹ کرنا چاہتے ہیں راولپنڈی سے اسلام آباد کی طرف تو ان کے لیے یہ دو راستے جو ہے وہ مختص کیے گئے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی شاہراہیں جو ہیں ان کو بھی اب بند کر دیا گیا ہے. جو ریڈ زون کا خیبان سور وردی ہے, اس کے بعد G7 کا علاقہ ہے, اس کے بعد فیصل ایوینیو ہے, یہاں پر بھی اسی ریڈیس کے اندر جو ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہے وہاں پر یہ تیاریاں کرتے ہوئے یہ خاردار تارے لگا کر پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا. میں بتاؤں کہ 7,000 نفری جو ہے وہ صرف پنجاب کے 10 اضلاع سے مانگی گئی ہے, اور 7,000 اپنی نفری جو ہے وہ اسلام آباد کے پاس موجود ہے. اور اسی طرح یہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے, جو ریڈ زون اور ریڈ زون کے ایکسٹرنل جتنا بھی ریڈ زون ہے وہاں پر یہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے. وفود کے لیے وی وی آئی پی روٹ جو ہے وہ مختص ہیں سری نگر ہائی وے کا اور دوسرا ایکسپریس وے کا, اور اسی روٹ کے اوپر ساری ڈپلائمنٹ ہے, اور آنے کے لیے یہ راستے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے قمر, جس طرح سے آپ ہمیں پوری ڈیٹیل آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ کس طرح کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں اور کہاں کہاں کون کون سے روٹس کو بند کر دیا گیا اور متبادل روٹس جو ہیں وہ کون کون سے انہوں نے کھولے ہیں. بابر صاحب, تیاریاں یقیناً شاندار ہے, بڑی بیٹھک سچی جا رہی ہے منگل کو, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے چونکہ کہہ دیا ہے اور منصفانہ پیشکش کے بیان کے بعد منگل کے روز کسی باقاعدہ, میں چاہوں گی کہ آپ اس پر کمنٹ کیجئے گا, کوئی باقاعدہ طور پر معاہدہ یا فریم ورک طے پانے کا کوئی امکان ہے؟ جی کافی حد تک امکان ہے, اور کافی حد تک امکان ہے, اور یہ مت بھولیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 دن پہلے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بھی اسلام آباد جا سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں اناؤنس نہیں کی جاتی, لیکن جہاں تک آپ نے معاہدے کی بات کی کافی حد تک امکان ہے, اور یہ بہت لمبے عرصے تک نہیں اس کو چھوڑا جا سکتا. اب جب چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں اور جب ان کی طرف سے آمادگی کا اظہار کر دیا گیا, دیٹ مینس کہ یہاں پر آ کے وہ چیزوں کے اوپر فیصلے یا لمبی بحث نہیں ہونی, وہ ڈیسیژن اس کے اوپر یقیناً ہو گئے ہوں گے جو شیئر کیے گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سجیشنز اور ویو پوائنٹ, یہاں پر آ کے بات چیت ضرور ہوگی.
اور امید کی جانی چاہیے کہ ابھی یہ فائنلی جب دونوں فریق بھی اس کے اوپر پازیٹیو ہے اور امید کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے معاہدہ ہو جانا ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں منگل کے روز معاہدہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیونکہ وجہ ساری یہ ہے کہ جتنی ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, جتنے پروز اینڈ کونز, جتنا ہم نے ایٹ لینتھ ان چیزوں کو دیکھا ہے اور جو میجر ایشوز تھے آ جا کے فائنل ایشو تو ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں تھا نا, اس میں بھی 2-3 سجیشنز دی گئی ہیں ایرانین سے ڈسکس کرنے کے بعد, میرا خیال ایکسیپٹیبل ہونے چاہیے. دیکھیں امریکہ کو بھی یہ چیز ابھی ماننی پڑے گی اور ان کے آئی تھنک انہوں نے ریئلائز کیا کہ ایران کو بھی جو ان کے جینون کنسرن ہے وہ بھی ایڈریس کرنے چاہیے, اور پاکستان ثالثی ضرور کر رہا ہے. پاکستان صرف صلح نہیں کرا رہا, پاکستان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو جائے گی. کل کو اگر کوئی اس میں پلس مائنس ہوا تو ظاہر ہے جو بھی متاثرہ فریق ہوا ہماری طرف دیکھے گا. تو ہم نے صرف یہ نہیں کہنا کہ وقتی طور پر صلح ہو جائے, ہمارے اوپر صلح کے بعد اس کو قابل عمل بنانے کے لیے, دیر پا عمل کے لیے بھی ہمارے اوپر بہت رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے, اور اسی رسپانسبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اتنا ٹائم لے رہے ہیں اور مذاکرات کے پہلے دور کے بعد دوسرا دورہ بھی ہو رہا ہے. کیونکہ ایک نارمل ثالثی ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے صلح کرا دی, سیز فائر کرا دی, وقتی طور پر اس کا دونوں فریقین کو کہا کہ بیٹھ کے دیکھ رہے. نہیں, ہم ایک ایسا اس میں میکانزم ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ دیر پا ہو اور جس میں آئندہ اس طرح کی باتیں, اس طرح کے کنسرنز نہ ہوں, تاکہ کل کو پھر کوئی تنازع کھڑا نہ ہو جائے اور بیک ٹو اسکوئر ون ہم آ جائیں. کیونکہ ابھی بہت ہو چکا, بہت جنگیں دیکھ لی, بہت کشیدگی دیکھ لی. اس خطے میں بھی امن آنا چاہیے اور ایران کے لوگوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی ترقی کے ثمرات دیکھیں اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ خطے کے دوسرے ممالک بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کی کوششیں رہی بھی یہی ہیں, اسی لیے ہم نے ایٹ لینتھ یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں, ٹاپ لیول لیڈرشپ سے بھی, مڈل ٹیئر سے بھی, اور ایون جو ٹیکٹیکل لیول کے لوگ ہیں ان سے بھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا ڈے 1 سے ہماری ٹاپ لیڈرشپ انوالو ہے. ہمارے جو لوگ انوالو ہیں وہ تھا ہی پرائم منسٹر, چیف آف دی آرمی اسٹاف, فارن منسٹر. تو اس لیول کے اوپر جا کے جس طرح ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے, اور یہ بھی سب کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکن پریزیڈنٹ اگر اس وقت کسی کو ایکسیسیبل ایزیلی ہیں تو اپنے لوگوں کو, اپنے کیبنٹ ممبر کو نہیں جتنے پاکستان کی لیڈرشپ کو ایکسیسیبل ہیں, تبھی تو یہ چیزیں یہاں تک پہنچی. ادروائز کون سوچ سکتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کر کے یہاں تک اتنا سفر طے کر کے آ جائیں, کہ ابھی آپ اس امید کے اوپر بیٹھے ہیں کہ جی انشاءاللہ کل کو جو وفود آئیں گے اور ٹیوزڈے کو ہم انشاءاللہ یہیں پر بیٹھے ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ کوئی معاہدہ ہو گیا اور دیر پامن کے لیے وہ ڈیل ہوگی. ڈیل میں اس کو اس لیے نہیں کہتا کہ ڈیل شاید ایٹ ٹائم ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں چلا جاتا ہے, میں اس کو ایکارڈ کہتا ہوں, پیس ایکارڈ کا نام دوں گا, جو اسلام آباد امن معاہدے کے نام سے یاد رکھا جائے گا. اور ہم نے صرف اپنے لیے نہیں کیا, لوگ اس کو کہتے ہوں گے ہم نے جو اس کے بعد کے ثمرات ہوں گے وہ صرف پاکستان کو نہیں ملیں گے, وہ سب کو ملیں گے, گلف کنٹری کو تو ملیں گے, وہ دنیا کو اس کے ثمرات ملیں گے. ہر روز کا دیکھیں یہ ایک تنازع ہے, ہر روز کی ٹینشن ہے, اور اس ٹینشن سے دنیا کو نکلنا چاہیے. بالکل بابر صاحب, یہ آپ نے بہت درست بات کی ہے کہ ایک ٹینشن, دنیا کی جو معیشتیں ہیں وہ اس سے برباد ہو رہی تھیں, وہ متاثر ہو رہی تھی, پاکستان کی اکیلی معیشت اس سے برباد نہیں ہو رہی تھی. یقیناً یہ پاکستان کا اعزاز ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ اعزاز سے نوازا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے, جہاں پر ایران اور امریکہ جو ہے اس کو ایک ٹیبل پر لانے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے میں احمد صاحب پوائنٹ یہ بھی بنتا ہے کہ ایران امریکی شرائط پر کوئی درمیانی راستہ نکالنے کے لیے تیار ہو جائے گا, اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان کی جانب سے مخلصانہ کوششیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں جی, لازمی کچھ نہ کچھ تو لازمی کنسیشن ایران بھی دے گا. آف کورس جب تک وہ کنسیشن نہیں دے گا تو تالی ایک ہاتھ سے تو بجے گی نہیں. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو زیادہ حق بنتا ہے یا اونس ہے اس تمام پیس پروسیس کا, اس میں کنسیشن دینے کا, وہ امریکنز کا ہے. بیچارے ایرانیز تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, ان کے اوپر تو جنگ مسلط کی گئی ہے, انہوں نے جنگ انیشیٹ نہیں کی. ون آج بھی جو پزشکیان صاحب ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ملک کے خلاف حملہ آور کبھی بھی نہیں ہوئے, اور نہ ہی ہم کوئی اوفینسو ڈیزائنز اپنے رکھتے ہیں, نہ ہی اپنی باؤنڈری سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو ہم پہ تو جنگ مسلط ہوئی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بھی جو ہے یورینیم کو لے کے جو بات چیت ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ امریکن کو یہ ڈیمانڈ سوٹ کرتی ہے. لیکن پھر وہی بات کروں گا کہ آپ 100 ڈیمانڈ کریں گے تو 70 آپ کو ملے گا. اگر آپ یورینیم اٹھا کے امریکنز کو دے دیتے ہیں تو دینی تو ویسے ہی آپ نے ویپنز تو اپنے چھوڑنی ہے, لیکن آپٹکس کے لیے اٹ ول بی ٹیکن ایز اے سرنڈر بائی دی
ईरानियन नेशन, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है फॉल बैक पोजीशन के तौर पे कि उसको आईएई के हवाले कर दें, रहेगा उनके सॉवरन लैंड के ऊपर ही, जो तमाम उस कैमरास के नीचे टेक्निकल इंटेलिजेंस सारी वजह से आईएई करती वैसे ही होगा। अगर वो नहीं तो उसमें कोई ऐसा कोई कंसोर्शियम बना दिया जाएगा, मे बी जो ईरान एक्सेप्ट कर लेगा, कि जिसमें वो कोई दूसरे तीसरे चौथे मुल्क आईएई के साथ साथ वो भी इसको मॉनिटर करते रहेंगे। और माजी के अंदर भी ईरान का कभी भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का वो उस तरह से जो है वो ख्याल नहीं रहा है। ईरान कभी भी ये भी नहीं चाहेगा कि वो यूक्रेन की तरह, जब आजाद हुआ था यूक्रेन तो उसने अपने सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स उसकी सरजमीन पे मौजूद थे यूएसएसआर के, वो उसने उठा के नेगेटिव पॉजिटिव सिक्योरिटी इंश्योरेंस की वजह से उठा के दे दिए थे रशिया को वापस। तो अगर वो दे देता है अपने सारी, उसने अपने हाथ कटवाए। आज यही वजह है कि रशिया उसके ऊपर चढ़ दौड़ा है और उसकी पहले उसने नीचे साउथ में लैंड ली और अभी उसको मेन के ऊपर वो कब्जा करने के चक्कर में वो नहीं चाहता कि नेटो उसके साथ लगे आके। तो कई ऐसी मिसालें हैं कि जब जब आपने अपनी सिक्योरिटी को डाइल्यूट किया है या उसको आउटसोर्स किया है, तब तब आपको नुकसानात उठाने पड़े उस अक़वाम को या उन कौमों को। तो लिहाजा ईरान तो कभी इस पर उस तरह से नहीं मानेगा, लेकिन फॉल बैक पोजीशन जरूर होंगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि जितना ये पीस प्रोसेस हुआ है जो अभी किसी नतीजे की तरफ जा रहा है, और ईरान चाहता है कि 2 साल इसमें ना लगें, ये जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन पुरानी हिस्ट्री अगर आप देखें तो कोरियन के, जैसे मैंने कहा था कि उसमें 2 साल लगे थे 1951 एंड 52। इसी तरह जो वियतनाम वॉर में जो पेरिस पीस एग्रीमेंट हुआ उसमें 1968 से 73 तक नेगोशिएशन हुई, 5 साल लगे। JCPOA जो नहीं, 2 अफ्रीकान के दरमियान ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था, उसमें 21-22 महीने लगे थे, लेकिन उसका कोई खातर का फायदा नहीं हुआ। तो लिहाजा ईरान ये जरूर चाहेगा कि हाईएस्ट लेवल पे बातचीत हो, बजाय कि आप उसको टाइम गेन करने के लिए इसराइल दोबारा से तगड़ा हो जाए, आपको ऐसा मैकेनिज्म बना दें जो वेरीफाइबल भी हो, कोई इसका गारंटर्स भी हो, और इसमें चाइनीज का रोल भी खासा अहम होगा। अब जो इनका हाईएस्ट लेवल पे यहाँ बैठना जो है, उसके पीछे एक फैक्टर जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक पहले जो मुलाकात कैंसिल हो गई थी या उसको तातुल का शिकार हुई थी, अब 14-15 मई को दोबारा से होने जा रही है। तो लिहाजा जो चाइनीज का प्रेशर है वो भी है। और ये माजी में कभी ऐसे नहीं हुआ कि चाइनीज ने खुल के आके मुजम्मत की हो कि जब इन्होंने ब्लॉकेट लगाया। MSI साहब, आपने माजी का हवाला देते हुए कि माजी में क्या क्या कुछ होता रहा है या आगे क्या कुछ नहीं होना चाहिए, इस पर आपने गुफ्तगू की। साथ ही साथ बाबर साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान के रोल के हवाले से बात की कि आगे भी इसको बहुत मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट डी एस्केलेशन मैनेजर के तौर पर पाकिस्तान इस वक्त काम कर रहा है। मैं चाहूंगी कि इसको ये अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। कमर की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। कमर, आप बताइए आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या खबरें जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आज सुबह से वफूद के आने का सिलसिला शुरू हुआ था और उसमें ये बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पर भी चीज़ें चली, तो मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं कि जो वफूद आए उनमें से अभी जो आए ये एडवांस जो लोग आए हैं ये उनके सिक्योरिटी के लोग हैं और वो सारे फैसिलिटेटर हैं जो उन्होंने इन निगोसिएशंस को जो है फैसिलिटेट करना है। तमाम इंतजामात को ये देखते हैं, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के वो लोग आज जो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो लोग आए थे तो उस टाइम भी यही सूरत हाल हुई थी कि कुछ तैयारे जो है वो पहले आए थे और उन्होंने तमाम इंतजामात जो हैं वो देखे थे और उसके बाद यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं उनके साथ तमाम निगोसिएशंस की थी और उसके बाद एक रूट प्लान जो है उसको फाइनलाइज किया गया था। तो अब भी आने वाले जो ये आज वफूद पहुँचे हैं, जो आज डेलीगेट्स आए हैं, आज सुबह 9 बजे वो उनकी पहली फ़्लाइट जो है वो पहुँची थी और उसके बाद उनको मुख्तलिफ जगहों पर ठहराया गया है और ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके प्री रिक्विजिट्स जो है उनको मुकम्मल करना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद के 2 ऐसे होटल्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लिया और उनको खाली करा कर वहां पर डेलीगेट्स जो है वो आ रहे हैं। इस वक्त तैयारियां जारी हैं। इस्लामाबाद जो है वो मरकज़ निकाह है, आई कैट जो है वो इस वक्त बना हुआ है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है अब ये सोचा जा रहा है कि क्या कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक मीडिएटर के तौर पर सामने आ रहा है। पूरे पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। अभी चूंकि कहा जा रहा है और हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद फिर से आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को पाकिस्तान में होगा। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ट्रंप और पज़ेश्कियान इस्लामाबाद जाएंगे। CNN ने यह खबर ब्रेक किया और उनका कहना है कि सदर ट्रंप और ईरानी सदर मुआहिदे पर दस्तखत कर सकते हैं। CNN के मुताबिक आपको यह खबर बता रही है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर
मंगल को पाकिस्तान में होगा। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ट्रंप और पज़ेश्कियान इस्लामाबाद जाएंगे और मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। CNN ऐसी खबरें ब्रेक कर रहा है और आपको ये बता रहे हैं, ये बड़ी खबर है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, और कहा जा रहा है कि दूसरा दौर मंगल को पाकिस्तान में होगा। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ट्रंप और पज़ेश्कियान इस्लामाबाद जाएंगे। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप और ईरानी सदर मुआहिदे पर दस्तखत कर सकते हैं। ये कहना है CNN का। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को पाकिस्तान में होगा। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ट्रंप और पज़ेश्कियान इस्लामाबाद जाएंगे। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप और ईरानी सदर मुआहिदे पर दस्तखत कर सकते हैं। ऐसे में आके आलमी मीडिया की जानिब से आपको बताएं कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो इस वक्त ब्रिज बिल्डर, न्यूट्रल फैसिलिटेटर, डी एस्केलेशन सपोर्टर के तौर पर जो है वो जाना जा रहा है। पाकिस्तान को एक स्टेबलाइजिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल के तौर पर भी एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, अभी जो हम लोग ये खबरें सुन रहे हैं, पाकिस्तान को जो है एक बार फिर से तवज्जो मिल रही है। आपके ख्याल में इस्लामाबाद से मंगल की शाम दुनिया की कोई बड़ी खबर जो है वो सामने आ सकती है और हम एक नई आलमी मफाहमत के दौर में दाखिल हो सकते हैं और पाकिस्तान के सर पर यह सहरा सजेगा कि ट्रंप और पज़ेश्कियान जो है वो पाकिस्तान आए और मुआहिदे पर दस्तखत करें? जी इंशाल्लाह सजेगा। और देखें, जो आपने बात की है ना, आजकल की ये दुनिया जहाँ पर तनाज़ात इतने ज़्यादा हैं, कशीदगी इतनी ज़्यादा है, जहाँ पर हर वक्त हर तरफ रजा पसंदी है, इंतहा पसंदी का दौर है और लोग हर वक्त जारियत और जारहाना अंदाज और तोसी पसंदाना अज़ाइम के साथ बैठे हैं। इस दुनिया में अगर किसी को स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पर जाने लगे तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई किसी के लिए एजाज नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त एजाज पाकिस्तान को मिला हुआ है। बाकी जहाँ तक किसी का ताल्लुक है, ये चीजें बिल्कुल खारिज इम्कान नहीं है। ये कितना बड़ा वायदा या कितनी बड़ी ब्रेक थ्रू है, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को अभी भी इसका अंदाजा नहीं है। इसीलिए क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि जब ये मुआहदा जब फाइनल होता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट और ईरानियन प्रेसिडेंट बिल्कुल आ सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट इसका अंदिया भी दे चुके हैं और इस पे भी हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि इसके अलावा भी अगर एक दो कोई इत्तेहादी ममालिक या दोस्त ममालिक के सरबराहान भी पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि ये छोटा इवेंट नहीं होगा और बिल्कुल पाकिस्तान को इंशाल्लाह ये एजाज मिलने जा रहा है। हमने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, हमने हौसला भी नहीं हारा, हम लगे रहे, हमें कोशिश करते रहे। इस दौरान जिस तरह के बयानात रहे, जो भी कशीदगी हुई और जिस लेवल तक जाके पाकिस्तान ने कोशिश की है इन दोनों ममालिक की क़यादत के साथ जाके, स्पेशली ईरान में, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। तो CNN की न्यूज़ जो है, जो कि जिसको ब्रेकिंग न्यूज़ कह रहे हैं, वो न्यूज़ तो उनकी है, लेकिन हर वो शख्स जो इस चीज़ का शऊर रखता है, जो इन चीज़ों को जानता है, जो वाकिफ है कि किस तरीके से बैक चैनल से कोशिशें हुई हैं और कितनी अहमियत है इस पॉसिबल इस्लामाबाद पीस एकॉर्ड की, इंशाल्लाह वो उसके लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट या ईरानी प्रेसिडेंट खुद आ जाएं और इस पे आके दस्तखत करें, तो मेरा ख्याल है इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि इंशाल्लाह यही होगा। और जिस तरह की तैयारियां भी इस्लामाबाद में हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि अगले, अभी आज संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक इंशाल्लाह इन 3 दिनों में तो दुनिया में एक ही खबर होगी पाकिस्तान, और खबर होगा पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, और खबर होगी पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ। इंशाल्लाह बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज है। बिग इवेंट जो है वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड जो है, इसको कहा जाए तो ये भी गलत नहीं है। आपने तैयारियों की बात की है, कमर हमारे साथ ही मौजूद हैं। कमर, क्या शेयर करना चाहेंगे? कौन कौन इस वक्त इस्लामाबाद आ चुका है और कौन कौन रुख कर रहा है? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जो डेलीगेशंस हैं वो आना शुरू हो गए थे। इसी वजह से सिक्योरिटी को जो है वो रेड अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी मैं बताऊं कि इब्तदाई तौर पर वो एडवांस जो पार्टियां हैं वो पहुंची हैं, जो मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स करने होते हैं। ख़ास तौर पर इससे पहले जिस टाइम JD Vance आए थे तो हमने देखा था कि उनसे कब कुछ लोगों के अराइवल हुए और वो लोग, उन्होंने आगे तमाम इंतजामात जो थे उसका जायज़ा लिया था। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम है
उनके साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई और उन्होंने उनके साथ बहुत सारी चीज़ों को तय किया गया था। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें इन्हीं जो पहले आने वाले लोग हैं आज जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं उन्होंने तय करनी है। ख़ास तौर पर ये देखना है कि वेन्यू किस जगह पर रखा जाएगा, रूट प्लान, अगर सदर ट्रंप यहाँ पर आते हैं तो उनका रूट प्लान जो है वो किस तरह बनाया जाएगा। इसके अलावा ईरानियंस जो हैं वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके लिए भी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली। इससे पहले जो आपको मैं बता रहा था कि इस्लामाबाद के 2 ऐसे होटल्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लेते हुए खाली करवा लिया और वहाँ पर ही तमाम इंतजामात जो है वो किए जा रहे हैं। अब मुज़ाकरात का वेन्यू क्या होता है यही चीज़ें तय करनी है। इन जो एडवांस पार्टीज जो आई हैं इन डेलीगेशंस की आज वो यहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ यही चीजें जो है वो तय की जा रही हैं। अब ठीक है, इस चीजें हवाले तय से की जा रही हैं और वेन्यू के रेड हवाले में जो है वो भी तय किया जा रहा है। तो कमर, जिस तरह से आपने हमें तैयारियों के हवाले से बताया, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आबी लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आबी साहब, अब जिस तरह से हम एक नया पाकिस्तान देख रहे हैं जो कि हालात को शेप देता हुआ दिखाई दे रहा है और जहां पर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पज़ेश्कियान जो है वो भी पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं और आके मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं और जो पूरी दुनिया है वो पाकिस्तान को एक मीडिएटर के तौर पर देख रही है, क्या कहेंगे? सवाल ये यहाँ पर पैदा होता है कि कल को पाकिस्तान खित्ते के फैसले करने वालों में भी शामिल होगा, हम फ्यूचर में ये भी देख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे लेने के लिए। जी बिल्कुल, ऐसे ही डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। देखिए, जब कोई खबर CNN और वाशिंगटन पोस्ट देता है जी, तो क्योंकि वो रिपब्लिकन के बड़े करीब हैं, उसकी कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी होती है। इसीलिए ये जो खबर अभी आई कि जो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरानी प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं, आई थिंक उसके अंदर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरा जो आपका सवाल था, डेफिनेटली जी पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक स्टेचर है वो पाकिस्तान का बहुत एनहेंस हुआ और पाकिस्तान ने वो अर्न किया अपनी सिंसेरिटी की वजह से और अपने जो डिप्लोमेटिक वेंचर्स हैं जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया है और आज पूरी दुनिया जी उसको देख रही है। अगर कोई जगह जहाँ पे ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, जहाँ पे इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है, तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने एज ए मीडिएटर, एज ए गुड ऑफिसर, एज फैसिलिटेटर, आप डिप्लोमेसी में जो भी कह लीजिए, वो पाकिस्तान ने अपना रोल उससे बढ़ के अदा किया है। जाहिर है पाकिस्तान आर्बिट्रेटर का रोल तो अदा नहीं कर सकता बिकॉज वो दैट इज अ नॉच अबव, क्योंकि वो उस मामले में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली। लेकिन इवन इस रीजन का हिस्सा होते हुए, ग्लोबल वेस्ट का हिस्सा होते हुए, इस वेस्ट एशिया का हिस्सा होते हुए और ग्लोबल साउथ का हिस्सा होते हुए पाकिस्तान ने वो बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया जी। तो इंशाल्लाह ये जो आने वाला टाइम है जी, ये एक आधे चंद घंटों के अंदर आप और भी डेवलपमेंट देखेंगे। ये जो न्यूज़ है वो आई थिंक इस वक्त अपने बहुत ही एसेंडेंसी कर्व के ऊपर हैं और बहुत तेजी से ब्रेक हो रही हैं, क्योंकि ये जो बैक चैनल बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो कि आप कह लीजिए जो किसी दूसरे ट्रैक पे चल रही हैं, ट्रैक 2 पे, जो कि अभी पब्लिक ट्रैक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर ये चीजें पब्लिकली तो अनाउंस नहीं की जाती, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट्स जो हैं जब उनका जो पब्लिक इंटेंट कुछ देनी हो तो वो जरूर शेयर कर दी जाती है। तो इसलिए आई थिंक बहुत सारी डेवलपमेंट है जी एंड आई थिंक आने वाले टाइम में जी विद इन फ्यू आवर्स, एक आधे दिन में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी और ये पूरा मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह ये मामला हल होता हुआ हमें दिखाई देगा। बाबर साहब, ऐसे में जहां पर इस्लामाबाद की तरफ सभी देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि शॉर्टली इस पर कमेंट कीजिएगा कि इस्लामाबाद जो है वो आने वाले वक्त में हम उसको परमानेंट निगोसिएशन प्लेटफॉर्म बनता हुआ देख रहे हैं। कि पाकिस्तान को जो इससे मुकाम दुनिया में मिला, जिसको हम नाम दे रहे, चाहे वो स्टेबिलिटी फैक्टर दे लें या एक सालिसी का जो पाकिस्तान के सर पे ताज अभी सजने जा रहा है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। जैसे आपको मैंने पहले कहा था, तनाज़ात से भरपूर इस दुनिया में अगर कोई मुल्क इस तरह का किरदार अदा करता है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इससे तो दुनिया के बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे तनाज़ात हो रहे हैं। जरूरी नहीं वो लड़ाइयों वाले तनाज़ात हों, जंगों वाले हों, आपस में भी
بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی بیچ میں آ کے معاملات کو دیکھے تو معاملات سلجھ سکتے ہیں. تو پاکستان کو جو یہ بھی اسٹیچر ملا ہے اور پاکستان کو جو مقام ملا ہے انشاءاللہ تعالی منگل کو اس پہ مہر ثبت ہو جائے گی. تو دنیا میں نام تو اس پاکستان اور اس کے دارالحکومت کا اس کی لیڈرشپ کو ہوگا. بیسیکلی تو لیڈرشپ ہوتی ہے, مستقل مقام تو آپ کو نہیں مل سکتا جب تک آپ کام کرتے رہیں گے, ڈیلیور کرتے رہیں گے, لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے. تو الحمدللہ جو ہماری یہ لیڈرشپ ہے, یہ کمبینیشن ہے سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ کا, جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر, یہ جو کمبینیشن ہے یہ انشاءاللہ کمبینیشن ہوگا, ایک یہ نام ہوگا کامیابی کا, ٹرسٹ کا, صلح کا, ترقی کا, خوشحالی کا, نہ صرف اپنے ملک کے لیے, دنیا پوری کے لیے اور ریجن کے لیے. جہاں جہاں ہمیں کوئی بتائے گا, جہاں جہاں ہم اپنی کوئی انفلوئنس استعمال کر سکتے, کہ اس سے ہمارا انفلوئنس بڑا دنیا میں کریٹ ہو گیا ہے, ایک ہمارا اسٹیچر بہت اونچا ہو گیا ہے, اور ایک ایسا ملک جس کو بالکل درست فرمایا آپ نے. پاکستان کا جو سٹیٹس ہے وہ بہت زیادہ ہمیں ہائی دکھائی دیتا ہے, اور پاکستان کا جو دارالحکومت اسلام آباد ہے اس وقت تاریخ ساز سفارت کاری کا گواہ بنتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ عالمی امن کی ایک مضبوط, اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ایک مضبوط پل جو ہے وہ کردار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بابر علاؤدین صاحب, احمد سعید مناز صاحب, قمر المنور ہمارے ساتھ موجود تھے, اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. آپ سب کا بے حد شکریہ. اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے, لیکن فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.